This call is now being recorded. ठीक है, कल हमने कहाँ पे छोड़ा था? प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपरेशन कर लिया था, है ना? टाइप्स पढ़ लिया था, फिर प्रिपरेशन पढ़ लिया था, उनका प्योरिफिकेशन कर लिया था, और फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया था प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में मैंने सबसे पहली प्रॉपर्टी आप लोगों के साथ डिस्कस की थी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप लोगों को पता ही है क्या, किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। जितना ज्यादा सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे उतने ज्यादा आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू होगी। बट हमें पता है कि कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं क्या करते हैं, वो एग्रीगेट बनाते हैं, है ना? तो उसकी वजह से क्या होगी कि जो पार्टिकल्स जो कोलॉइडल सॉल्यूशन के होंगे वो कंपैरेटिवली स्मॉल होंगे, क्योंकि वो ज्यादा होंगे वो ठीक है, लेकिन कहने का क्या मतलब है, वो बड़े बड़े क्या बना लेते हैं, बिगर एग्रीगेट बनाने की वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे उसके अंदर एज कम्पेयर टू ट्रू सॉल्यूशन, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन के छोटे छोटे होते हैं तो वो आपको ज्यादा दिखेंगे। तो वैल्यूज ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी? ऑस्मोटिक प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इनकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी? स्मॉल होगी एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद हमने टिंडल इफेक्ट के बारे में पढ़ा था। टिंडल इफेक्ट में बेसिकली क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स, उसी को ही हमने टिंडल इफेक्ट का नाम दिया था। टिंडल इफेक्ट कब ऑब्जर्व होगा, उसके लिए कंडीशन क्या थी कि जो आपके कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, जिसको मैं डिस्पोज पार्टिकल्स भी बोल रही हूँ, उनका जो डायमीटर होना चाहिए वो ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा छोटे होंगे तो वो स्कैटर ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो उनका डायमीटर जो होना चाहिए ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए, जो वेवलेंथ, जिस लाइट की वेवलेंथ आप यूज कर रहे हो। सेकेंड पॉइंट मैंने बताया था, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपके डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के, डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड, उनके मैग्नीट्यूड में ज्यादा डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जिगमोंडी नाम के साइंटिस्ट ने 1903 में टिंडल इफेक्ट को यूज करके अल्ट्रा माइक्रोस्कोप वाला एपरेटस सेटअप किया था। लेकिन ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोप हमें क्या बता पा रहा था? ये सिर्फ हमें ये बता पा रहा था कि हाँ कुछ स्कैटरिंग हो रही है, इसने कोई साइज और शेप की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं की। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैंने आपको कहा था कि कलर वाला हम कल स्टार्ट करेंगे, तो आज मैं यहीं से आप लोगों को बता रही हूँ। तो कलर क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन में? जो कलर है बेसिकली कोलॉइडल सॉल्यूशन का, वो डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, जिस लाइट की वेवलेंथ स्कैटर की है आपके कोलॉइडल पार्टिकल में, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, कलर किसका? कोलॉइडल सॉल्यूशन का। क्या क्या पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ साथ में। पहला ये वाला पॉइंट ध्यान रखेंगे कि कलर, अभी मेरे साथ साथ याद करते रहो, इतना इस चैप्टर में ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, इजी चैप्टर है, जो इंपॉर्टेंट चीजें वो भी आगे आएंगी। ठीक है, कलर ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन डिपेंड किस पे करेगा? वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय डिस्पर्स पार्टिकल। ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ लाइट और किस पे डिपेंड करता है? आपका पार्टिकल, कोलॉइडल पार्टिकल है, उनका साइज क्या है, छोटे हैं बड़े हैं, नेचर कैसा है उनका, उस पे डिपेंड करता है। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि अगर आप मिल्क और वाटर का मिक्सचर ले लेते हैं, तो अगर आप उसको जहां से लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है वहां से आप देखते हैं तो वो क्या बोलते हैं, ब्लू कलर का दिखाई देता है, और जहां से लाइट ट्रांसमिट हो रही है अगर आप वहां से व्यू करते हैं तो वो रेड। तो इस पे जो है डिपेंड कर रहा है। और ये वाला देखो, बस आप इसको पढ़ लो, कलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं गोल्ड सोल के छोटे 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 पार्टिकल ले लूं तो उसका रेड कलर होता है, लेकिन जैसे जैसे उसका साइज बढ़ता जाता है तो वो पर्पल कलर का अपीयर होता है, फिर ब्लू, फिर फाइनली गोल्डन। तो यानी कि साइज पे भी डिपेंड कर रहा है कलर ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है, अच्छा, एक मिनट रुकना। हेलो, हाँ पता है, ठीक है। ओके, एक मिनट दो मुझे, एक बार रिवाइज करो, ये ब्राउनिन मूवमेंट पढ़ो, एक सेकंड। ठीक है, क्या है ब्राउनिन मूवमेंट? ये आपने अपने उसमें भी पढ़ा होगा ना, लोअर क्लासेस में भी, है ना? तो क्या है देखो एक बार,
ओके तो ब्राउनिन मूवमेंट क्या है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इधर देखो कि अगर आप कोलोइडल सॉल्यूशन को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हो, राइट, तो जो कोलोइडल पार्टिकल दिखे हैं वो कैसे दिखे हैं, कंटिन्यूस जिगजैग मोशन में दिखे हैं। क्या दिखे हैं, कंटिन्यूस जिगजैग मोशन में दिखे हैं सारी तरफ से, आप कहीं से भी देख लो, ठीक है। ये जो मोशन है फर्स्ट किसने ऑब्जर्व किया था बच्चे, ब्रिटिश रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, और इसी को ही इसके नाम पे रख दिया फिर ब्राउनिन मूवमेंट, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है, दो चीजें ध्यान रखना बच्चे। पहला, कंटिन्यूस जिगजैग मोशन में है, जिगजैग मोशन में होने की वजह से ये एक क्या करते हैं, स्टीयरिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस स्टीयरिंग इफेक्ट, ये उसमें एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। स्टीयरिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने की वजह से होगा क्या, ध्यान से सुनना। मैंने आपको कल एक चीज बताई थी कि अगर सरफेस केमिस्ट्री में कहीं पे भी कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन हो रहा है, वो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, कोलोइड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि जो कंटिन्यूस जो जिगजैग मोशन हो रहा है ये ऐसे ही होता रहे, क्योंकि अगर ये सेटल डाउन हो गए तो क्या करेगा, ये प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन करेंगे, और अगर ये प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन करेंगे वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे कोलोइडल पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली होता क्या है, कंटिन्यूस जिगजैग मोशन की वजह से स्टीयरिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इससे क्या होता है, पार्टिकल्स कंटिन्यूस घूमते रहते हैं, तो वो नीचे सेटल डाउन नहीं होते, और अगर सेटल डाउन नहीं होते तो प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन नहीं होती है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, ठीक है। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ये मोशन हो रहा है ना, ये जिगजैग आपको मोशन दिख रहा है, ये कोलोइड के नेचर पे डिपेंड नहीं करता कि कोलोइड कैसा है, नेचर क्या है उसका डजंट मैटर, कौन सा कोलोइड आपने लिया है, लेकिन हाँ कोलोइड के पार्टिकल का साइज क्या है उस पर डिपेंड करता है, और विस्कोसिटी क्या है उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि बच्चे अगर साइज छोटा होगा है ना, और विस्कोसिटी कम होगा, तो मोशन क्या होगा, उतना ज्यादा फास्ट होगा, और उतना ज्यादा अपना कोलोइड क्या होगा, स्टेबल होगा, सेटल डाउन होके प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा। तो ये वाली पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर पार्टिकल का साइज छोटा है, विस्कोसिटी कम है, तो फास्टर इज द मोशन। क्लियर है, इजी था? यस मैम। यस मैम, बहुत बढ़िया। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे लिखो, अपने बुक में भी लिख सकते हो अगर एनसीईआरटी ओपन किया हुई है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली टेबल जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। क्योंकि अगर इस टेबल को आपने इग्नोर कर दिया ना, तो जो इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं कोलोइड से, वो आप हिला भी नहीं पाओगे। तो इसलिए जो जो चीजें मैं बोल रही हूँ प्लीज वो ध्यान से करना, ठीक है। चलो, फिफ्थ प्रॉपर्टी है चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स। मैम ये तो आपने बता दिया था कि कोलोइडल पार्टिकल्स पे चार्ज होता है, कहाँ पढ़ाया था आपने, पेप्टाइजेशन प्रोसेस में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जो चार्ज होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल पार्टिकल। तो कोलोइडल पार्टिकल ऑलवेज कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज, चाहे वो मान लो कोई ऐसा सोल्यूशन है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज सोल है, कोई एक ऐसा सोल्यूशन है जो नेगेटिवली चार्ज सोल है, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना है ये वाले पॉजिटिवली चार्ज सोल कौन से होते हैं, नेगेटिवली चार्ज सोल कौन से होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, जितने भी आपके हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, कौन से वाले, जो सिर्फ एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं बस, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है, फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं आपके, किसमें आते हैं, अभी लर्न करो, पॉजिटिवली चार्ज सोल होते हैं, यानी कि इनके सरफेस पे कौन सा चार्ज एब्जॉर्ब हुआ होगा, नेगेटिव, हाँ, ठीक है। तो ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज सोल होते हैं। और क्या एग्जांपल है, बेसिक डाइस्ट ऑफ मिथिलिन ब्लू सोल, हीमोग्लोबिन आपका ये भी पॉजिटिवली चार्ज सोल है, जैसे टाइटेनियम का ऑक्साइड ये भी आपका पॉजिटिवली चार्ज सोल, ठीक है। हीमोग्लोबिन का होता है आरबीसीज में, बताओ बायो वाले बच्चे। यस मैम। आरबीसी में, हाँ ठीक है, क्योंकि अभी मैं एक चीज बताने वाली हूँ। नेगेटिवली चार्ज सोल कौन से होते हैं, ध्यान रखना, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये वाले मेटल। और मेटेलिक जो सल्फाइड्स होते हैं, लाइक आर्सेनिक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, एंटीमनी सल्फाइड, ये वाले भी क्या होते हैं आपके नेगेटिवली चार्ज सोल होते हैं। कुछ आपके डाइस्टफ्स लाइक ईसिन, कोंगो, रेड सोल्स, ये भी आपके नेगेटिवली चार्ज सोल में होते हैं, लाइक और स्टार्च, गम, ठीक है, जेलेटिन, क्ले, चारकोल, ये भी किसके एग्जांपल है, नेगेटिवली चार्ज सोल के एग्जांपल है। इसके अलावा जो ब्लड होता है वो भी नेगेटिवली चार्ज सोल का एग्जांपल होता है। यहाँ पे इससे कंफ्यूज मत होना, अगर एग्जामिनर ने सिर्फ हीमोग्लोबिन की बात की हो तो उसको कौन सी कैटेगरी में डाल के आओगे, अगर उसने
अगर उसने बोल दिया ब्लड तो कौन सी कैटेगरी में डाल के आओगे? नेगेटिव चार्ज। समझ में आ गई? ये टेबल याद करनी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। बेशक आप ये नीचे वाले लर्न मत करना, लेकिन एटलीस्ट फेरिक हाइड्रोक्साइड का याद रखना और ये दोनों याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। आपसे ये नहीं पूछेंगे कि इनमें से पॉजिटिवली चार्ज सोल बता दो, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं पूछेंगे। इस पे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे वो जस्ट अभी मैं आगे कराऊंगी आप लोगों को, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, ये भी मैंने आपको वैसे पेप्टाइजेशन प्रोसेस में बता दिया था, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि किस तरीके से एड्सॉर्प्शन जो होता है ना, किस तरीके से याद करो पेप्टाइजेशन में हम बनाया करते थे प्रेसिपिटेट से कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है। चलो जैसे कि इसमें बोला हुआ है, मान लेते हैं आपने सिल्वर नाइट्रेट लिया है, ठीक है, और उसमें आपने KI डाला हुआ है एक्सेस में, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा? AgNO3 बनेगा, ओ सॉरी AgCl, अरे AgI के प्रेसिपिटेट बनेंगे, ठीक है। अच्छा जी, और क्या बनेगा? KNO3, उसको छोड़ो वो सोलुबल है, ठीक है। तो अब AgI के जो प्रेसिपिटेट बनेंगे, अब वो क्या करेगा? अपने सरफेस पे क्या करेगा? एड्सॉर्ब करेगा, कॉमन आयन इलेक्ट्रोलाइट से कौन सा आया? I नेगेटिव। तो यानी सरफेस पे AgI I नेगेटिव चार्ज जो है एड्सॉर्ब करेगा इस तरह से। तो मैं क्या बोलूंगी? ये कैसा सोल है? नेगेटिव चार्ज, ठीक है जी। अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुनो, होता क्या है, ये आपको बहुत सारे एग्जांपल लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। अब देखो Ag था, ठीक है, AgI था, यहाँ पे क्या हुआ? I नेगेटिव एड्सॉर्ब हो गया, इसको हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन लेयर, या यू कैन से फिक्स्ड लेयर। फिक्स्ड लेयर बनी हुई है ये, ठीक है, आप ये बोल सकते हो एड्सॉर्प्शन लेयर या फिक्स्ड लेयर, ठीक है, एड्सॉर्प्शन हो गया। अच्छा अब इलेक्ट्रोलाइट में तो पॉजिटिवली चार्ज भी होंगे स्पीसीज, तो वो क्या करेंगे? इसको अट्रैक्ट करेंगे, हाँ या ना? इसको डॉटेड लाइन से दिखा रही हूँ, वो कौन से होंगे? K+, घूमते रहेंगे चारों तरफ इसके, इसको हम बोलते हैं हम डिफ्यूज लेयर। क्या बोलते हैं बच्चे? डिफ्यूज लेयर, ठीक है। अच्छा इसको हम, अब ये क्या, दो लेयर बन गई, एक फिक्स लेयर एक डिफ्यूज लेयर। इन दोनों की कॉम्बिनेशन को, फिक्स लेयर और डिफ्यूज लेयर के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। क्या बोलते हैं? हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। मतलब बहुत कम चांसेस है यहाँ से क्वेश्चन आने के, बट फिर भी पढ़ लो। हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर किसको बोल रही हूँ? कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स लेयर एंड डिफ्यूज लेयर, ठीक है। अच्छा अब पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, जिसको क्या नाम बोला गया है? जीटा पोटेंशियल। क्या नाम दिया गया है? जीटा पोटेंशियल। यहाँ पे लिख देती हूँ जीटा पोटेंशियल। क्या है ये? डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसको आप इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, ठीक है। या आप ये बोल दो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर, या यू कैन ऑल्सो से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिक्स लेयर एंड डिफ्यूज लेयर, ठीक है। याद रहेंगी ये चीजें, ठीक है। अच्छा अब इन्होंने यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज, देखो जो एक्सेस में होगा ना उसी के आयंस एड्सॉर्ब होंगे। अब Ag+ एड्सॉर्ब हो रहा है, इट मींस यहाँ पे क्या होगा? सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन क्या होगा? वो ज्यादा होगा, तभी Ag+ के आयन एड्सॉर्ब हो रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा होगा? Ki का सोल्यूशन एक्सेस में होगा, तभी I नेगेटिव एड्सॉर्ब हो रहा है। तो इस तरीके से आपका नेगेटिवली चार्ज सोल भी बन सकता है और पॉजिटिवली चार्ज सोल भी बन सकता है। ऐसे इन्होंने इसका भी दिखाया हुआ है, ठीक है जी। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। चलो उसके बाद है इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब मैम ये क्या होता है? ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? इस तरह का कुछ सेटअप होता है, ऐसा यूट्यूब टाइप सा बनाया होता है और उसके अंदर कोलोइडल सॉल्यूशन डाला हुआ है, ठीक है। कोलोइडल सॉल्यूशन है, डिस्पर्जन मीडियम यहाँ पे वाटर है, ठीक है। कैथोड, यहाँ पे थोड़ी सी गलती अपने एनसीईआरटी में ठीक कर लेना, कैथोड पे यहाँ पे पॉजिटिव होगा और एनोड पे नेगेटिव होगा, इसको ठीक कर लेना। एनसीईआरटी में हल्का ये थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, सही है, एनोड पे नेगेटिव, एनसीईआरटी में सही है। अच्छा सही है क्या? अच्छा फिर इसमें गलत होगा जो मैंने पीडीएफ से लिया। चलो फिर तो ठीक है, कैथोड पे पॉजिटिव दिया होगा आपके एनसीईआरटी में और एनोड पे नेगेटिव। अब होता क्या है, इसे ध्यान से सुनना। आप सबको पता है कोलोइडल पार्टिकल्स पे चार्ज होता है, हाँ या ना? यस मैम। कोलोइडल पार्टिकल्स पे चार्ज होता है। अब चाहे हो सकता है वो, हमें नहीं पता है कि इसमें फिलहाल कौन सा चार्ज है, तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि इसमें जो कोलोइडल पार्टिकल्स है वो नेगेटिवली चार्ज,
ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए द एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल इज कंफर्म्ड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। हमें पता तो है चार्ज होता है, लेकिन इलेक्ट्रोफोरेसिस के एक्सपेरिमेंट से ये पक्का पता चल गया कि भैया कोलॉइडल पार्टिकल्स पे क्या होता है, चार्ज होता है। अब मैम ये कैसे होगा, अब आपने क्या किया, जो यहाँ पे कैथोड एनोड लगाया है, ठीक है, तो आपने क्या किया, पोटेंशियल अप्लाई किया है, ठीक है, तो होगा क्या, अब पोटेंशियल अप्लाई करने से अगर आपका कोलॉइडल पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज है तो वो किसकी तरफ भागेगा, कैथोड की तरफ भागेगा। यस मैम। इसमें उल्टा लिखा हुआ है, आप समझ पा रहे हो क्योंकि अपन ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लिया है, ठीक है। तो अगर वो नेगेटिवली चार्ज है तो किसकी तरफ भागेगा, कैथोड की तरफ। अगर मान लो कोलॉइडल पार्टिकल्स आपके पॉजिटिवली चार्ज होते फिर वो एनोड की तरफ भागते, ठीक है। तो अभी मैं मान के चल लूं कि हमारे सॉल्यूशन में जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो वो क्या करेगा, कैथोड की तरफ भागेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। हाँ ये ना, बोलो। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैम ये इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या होता है, ये इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या होता है, अगर मान लो इलेक्ट्रोफोरेसिस में किस, ध्यान रखना मूवमेंट किसकी होती है इलेक्ट्रोफोरेसिस में, कोलॉइडल पार्टिकल्स की होती है, डिस्पर्जन मीडियम की नहीं होती। हालांकि डिस्पर्जन मीडियम में भी आयंस होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसकी मूवमेंट होती है, कोलॉइडल पार्टिकल्स की। लेकिन अगर मान लो हमने किसी तरीके से कोलॉइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट रोक दिया, कोई मेम्ब्रेन लगा दी, कुछ भी कर दिया, तो फिर उस केस में क्या होगा, आपका डिस्पर्जन मीडियम जो है वो घूमने लगेगा, हाँ या ना। उस केस में क्या होगा, आपका डिस्पर्जन मीडियम जो है मूव करने लगेगा इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस वाले फिनोमेना को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या कर रहा है, इस एक्सपेरिमेंट से हम ये पक्का गारंटेड तौर पे बोल सकते हैं कि हमारे कोलॉइडल पार्टिकल्स पे क्या होता है, चार्ज होता है। ठीक है जी। यस मैम। Yes, यहाँ पे लिखो सुपर डुपर इम्पोर्टेंट, क्योंकि अब जो मैं बताने वाली हूँ ना वहां से क्वेश्चन आना तय है, लिख लो, यहाँ से क्वेश्चन आना तय है, फिक्स है आपके नीट एग्जाम में। आप कोई भी 12th के बाद एग्जाम देंगे, यहाँ से क्वेश्चन आना फिक्स है, जो मैं बताने वाली हूँ बहुत ज्यादा। क्या पढ़ रहे हैं हम, ध्यान से देखना, एक बार टॉपिक पढ़ो, कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि प्रेसिपिटेशन नहीं होने दे रहे थे, हम कुछ ऐसा कर रहे थे जिससे प्रेसिपिटेशन ना बने, है ना। पेप्टाइजेशन में भी हमने प्रेसिपिटेशन से हमने कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाया। बेसिकली हमने जो प्रिपरेशन की थी वो कोलॉइडल पार्टिकल्स की थी। लेकिन अब क्या कर रहे हैं हम, अब हमें क्या करानी है, उसकी कोएगुलेशन करानी है, या तुम बोल सकते हो प्रेसिपिटेशन करानी है। समझ गए, जो पहले इतनी मेहनत करके हम करके आए, अब उसका पुट्ठा काम करना है, मतलब अब हमें प्रेसिपिटेशन कराना है। अब कोलॉइडल पार्टिकल्स का प्रेसिपिटेशन कैसे होगा, तो उसके लिए कुछ डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है जी। चलो ध्यान से सुनना क्या बोल रही हूँ। फिलहाल अभी हम जो आपके दो सोल मैंने बताए थे आपको, लायोफोबिक और लायोफिलिक वाला सोल बताया था नेचर ऑफ इंटरेक्शन। तो मैंने कहा लायोफिलिक वाला सोल होता है वो स्टेबल होता है। स्टेबल क्यों होता है, सोल्वेशन की वजह से, ठीक है। जो डिस्पर्जन मीडियम में लिक्विड है वो उसके चारों तरफ क्या बना लेता है, लेयर, मतलब ड्यू टू एक्सटेंसिव हाइड्रेशन की वजह से वो स्टेबल होता है, जबकि लायोफोबिक स्टेबल नहीं होता है। तो लायोफोबिक सोल का प्रेसिपिटेशन कर पाना इजी रहता है। तो आपके जो सिलेबस में है तो लायोफिलिक भी है, बट जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, लायोफोबिक सोल है, ठीक है। फिर बोल रही हूँ, लायोफोबिक सोल का प्रेसिपिटेशन कर पाना इजी होता है। लायोफिलिक का कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है क्योंकि वो स्टेबल होते हैं, ठीक है, चार्ज की वजह से भी, क्योंकि लायोफिलिक सोल है तो चार्ज तो उस पर भी होगा, और हाइड्रेशन सोल्वेशन की वजह से भी वो क्या होता है, स्टेबल होता है। तो यहाँ पे मैं जो भी बात करूंगी अभी लायोफोबिक की करूंगी, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कोलॉइडल जो पार्टिकल्स थे, देखो रटना नहीं है, कोलॉइडल पार्टिकल्स पे जो चार्ज थे, मतलब या मैं सिंपल ये बोलूं, कोलॉइडल पार्टिकल्स की स्टेबिलिटी किस वजह से थी बच्चे, चार्ज की वजह से। तो अगर मान लो मैं इस चार्ज को ही खत्म कर दूं तो क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी अनस्टेबल हो जाएगा, खत्म हो जाएगी, स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, और क्या कर लेगा वो, पास में आके सारे पार्टिकल्स क्या बना लेंगे, प्रेसिपिटेट बना लेंगे और सेटल डाउन हो जाएंगे। तो यानी कि मैं क्या ये बोल सकती हूँ, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल इज कॉल्ड कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ द सोल, बोल सकती हूँ बच्चों। यस मैम। अब मैम कैसे कैसे किन किन तरीकों से हम कोएगुलेशन करा सकते हैं, पहला तो है इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी नहीं लिख रखी है, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस अभी हम करके आए हैं, क्या बताया था मैंने,
जैसे मान लो अपने सॉल्यूशन में कोलोइडल सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज है, तो वो किसकी तरफ भाग रहा है? कैथोड। तो जैसे ही वो भागेगा, इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ पे, तो उनका क्या हो जाएगा? चार्ज ही खत्म। जैसे नेगेटिवली चार्ज भाग रहे कैथोड की तरफ, कैथोड के अपोजिटली चार्ज, कोलोइडल सॉल्यूशन क्या नेगेटिवली चार्ज, तो जब वो भागेंगे खत्म, चार्ज खत्म, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन कर लेंगे। तो यानी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से भी हम क्या करा सकते हैं बच्चे? प्रेसिपिटेशन करवा सकते हैं लायोफोबिक सोल का। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? पहला पॉइंट ये है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं? हम एक काम करते हैं, दो अपोजिटिवली चार्ज सोल को मिक्स कर देते हैं। सपोज मान लो मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज सोल है, उसमें मैंने नेगेटिवली चार्ज सोल मिला दे, तो होगा क्या? पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज, चार्ज खत्म, पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे, एग्रीगेट होके सेटल डाउन हो जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मिक्सिंग ऑफ, मान लो फेरिक हाइड्रोक्साइड आपका पॉजिटिवली सोल है और आर्सेनिक सल्फाइड आपका नेगेटिवली चार्ज सोल है, तो दोनों को जब पास ले आओगे प्रेसिपिटेट बनेगा। दिस टाइप ऑफ कोएगुलेशन इज कॉल्ड म्यूचुअल कोएगुलेशन। ये इंपॉर्टेंट, क्लियर है? बोलो हाँ या नहीं। चलो, उसके बाद किससे कर सकते हो? बॉइलिंग से भी कर सकते हो। बॉइलिंग से क्या होगा? अगर आप हीटिंग करोगे तो चार्ज खत्म हो जाएगा। अगर कंटिन्यूस बहुत टाइम तक डायलिसिस करते जाओगे तो सारा, थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट इज स्टेबल, ध्यान से सुनना, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइड, बट एक्सेसिव यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइड। अगर आपने ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया तो भैया वहां पे प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो अगर आप कंटिन्यूस बहुत टाइम तक डायलिसिस करवा रहे हो, जो हमने कल पढ़ा था, तो वहां से सारा का सारा डिस्पर्जन मीडियम जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो सारा इलेक्ट्रोलाइट, थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट तो चाहिए ही, वो सारा का सारा बाहर निकल आएगा, तो वहां पे कोएगुलेशन हो जाएगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट नहीं था वहां पे मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं डाली हुई है। ठीक है जी, बस आपको ऐसा पॉइंट ध्यान रखना है। अगर नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन जो अब मैं बताने वाली हूँ इसको भूलना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जो मैं बोल रही हूँ ध्यान से सुनना, ट्रस्ट मी, बहुत इजी है, बच्चों के पूरे पूरे मार्क्स आते हैं यहाँ से। अब ध्यान से सुनना जो मैं बता रही हूँ, एक एक चीज। ओके, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इलेक्ट्रोलाइट के मिलाने से भी आप प्रेसिपिटेट करा सकते हो। अब बहुत बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि मैम आपने कहा था कि इलेक्ट्रोलाइट डालने से स्टेबिलिटी होती है, बिल्कुल, लेकिन स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिख रही हूं मैं यहाँ पे, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइड। लेकिन अगर ज्यादा यूज कर लिया आपने फिर तो कबाड़ा हो जाएगा फिर। ठीक है, क्या कबाड़ा होगा आओ देखते हैं। When excess of an electrolyte is added, the colloidal particles are precipitated. The reason is that, ध्यान से सुनना, colloids interact with the ions carrying charge. देखो मान लो आपका जो कोलोइडल सॉल्यूशन है वो पॉजिटिवली चार्ज है ना, उसके ऊपर क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। अगर आपने जो इलेक्ट्रोलाइट डाला उसमें से जो कॉमन आयन आ रहा है, जो अगर आपने बहुत ज्यादा, हाँ बोलो गायत्री बोलो। मैम वो गलती से हो गया था। ओके, अगर मान लो आप कोलोइडल सॉल्यूशन में बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट डाल दोगे तो उससे क्या होगा कि मान लो आपका पॉजिटिवली चार्ज है आपका कोलोइड, तो वो किससे इंटरेक्ट करेगा? नेगेटिवली चार्ज से, उसके अपोजिट चार्ज से, है ना, अपोजिट चार्ज इंटरेक्ट ईच अदर। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइजेशन होगा। न्यूट्रलाइजेशन की वजह से क्या होगा बच्चे? कोएगुलेशन होगा। तो जो आयन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज ऑन द पार्टिकल, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? कोएगुलेटिंग आयन बोलते हैं। बोलो ठीक है, यानी कि नेगेटिव आयन क्या करेगा? प्रेसिपिटेशन करेगा किसका? पॉजिटिवली चार्ज सोल का, एंड वाइस वर्सा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इतना समझ में आ गया? इतना Yes, समझ में आ गया जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, अब यहाँ पे एक रूल आता है, हार्डी-शुल रूल। क्या आता है? हार्डी-शुल रूल। ये करना है मैम, और यही तो है इस चैप्टर में, और तो कुछ है नहीं। बेसिकली क्या, आप ध्यान से सुनो, इसने क्या बोला था? इसने ये बोला था, हार्डी-शुल रूल ने, कि ये ऑब्जर्व किया गया कि जितना ज्यादा वैलेंस होगा, मतलब जितना ज्यादा कोएगुलेटिंग आयन बोल दो या फ्लोक्युलेटिंग आयन बोल दो, बात एक ही है। क्या बोल गई मैं? आप कोएगुलेटिंग आयन बोल दो या यू कैन ऑल्सो से फ्लोक्युलेटिंग आयन बोल दो, बात एक ही है। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा कोएगुलेटिंग आयन का, उतनी ज्यादा उसमें तगड़ी वाली, बहुत ज्यादा अच्छी पावर होगी प्रेसिपिटेशन कराने की। ये बोलता है हार्डी-शुल रूल। क्या बोल दिया? कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा पावर होगी उसके पास प्रेसिपिटेशन कराने की।
ठीक है, इसको हम बोलते हैं हार्डी शुल्क। ठीक है, यानी कि मान लो बच्चे, अगर आपके पास सपोज कोई नेगेटिवली चार्ज सोल है, ठीक है जी, नेगेटिवली चार्ज सोल है, तो उसको प्रेसिपिटेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए। पॉजिटिव चार्ज। जैसे अगर मैं यहाँ पे एल्यूमिनियम +3 लिखूं, बेरियम +2 और सोडियम प्लस, तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ही क्या होगी, ज्यादा कोएगुलेटिंग पावर होगी। क्या होगी बच्चे, कोएगुलेटिंग पावर होगी, उतनी ही उसमें पावर होगी, कैपेबिलिटी होगी प्रेसिपिटेट बनाने की। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? या आप इसको क्या बोल सकते हो, फ्लोक्यूलेटिंग पावर भी बोल सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास पॉजिटिवली चार्ज सोल है बच्चे, पॉजिटिवली चार्ज सोल है, तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, नेगेटिवली तो चार्ज। इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, उसमें से नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिव वाला। तो यहाँ पे देखो, जैसे ये दिया हुआ FeCN6 4 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, Cl नेगेटिव। तो चार्ज ज्यादा होगा तो कोएगुलेटिंग पावर भी या फ्लोक्युलेटिंग पावर भी उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आपको पूरी स्पीसीज पे देखना है क्या चार्ज है, जैसे 4- का या 3 या 2 या, है ना। आपको ये नहीं देखना आयरन पे कितना है, फास्फोरस पे कितना है, ना 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 ना, पूरी स्पीसीज पे क्या चार्ज है आपको वो देखना है। समझ में आई? मैम चार्ज पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में, चार्ज ज्यादा होना चाहिए दोनों में। नहीं 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 नहीं, आप कौन सा सोल ले रहे हो बेटा, अगर नेगेटिवली चार्ज सोल ले रहे हो तो उसके लिए आपको पॉजिटिव की बात करनी है, नेगेटिव की तो बात ही नहीं करनी। और अगर आप नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज सोल ले रहे हो तो उसके लिए आपको नेगेटिवली चार्ज उसकी बात करनी है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोलाइट की बात करनी है। समझ आ गई? तो यानी कि जो आपकी फ्लोक्युलेटिंग, हाँ मैम मतलब जो हमने चार्ज लिया उसका अपोजिट हमें वो देखना पड़ेगा, सॉल्व उसकी स्टेबिलिटी पे। हाँ, पहली बात तो है आपको वो दे के भी नहीं रखेंगे कि भैया ये पॉजिटिवली चार्ज सोल है, आपको पहचानना पड़ेगा खुद से कि जो सोल दिया हुआ है वो पॉजिटिव है नेगेटिव। वो कैसे पहचानोगे, ये टेबल जो होती है। ठीक है। फिर आपको ऑर्डर लगाना पूछेंगे तो आपको वो ऑर्डर लगाना है, पहले टाइप का क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है, तो किस पे डिपेंड कर रही है आपकी फ्लोक्युलेटिंग जो पावर है, चार्ज पे भी डिपेंड करती है और मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करती है। क्या बोल दिया मैंने, मैग्नीट्यूड और चार्ज दोनों पे डिपेंड करेगी। ठीक है, चलो उसके बाद आ जाओ कोएगुलेटिंग वैल्यू क्या होती है। अच्छा ध्यान से सुनना, अब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं। The minimum concentration of an electrolyte in millimole per liter required to cause precipitation of a sol in 2 hours is called coagulating value। क्या बोल दिया मैंने कि जो इलेक्ट्रोलाइट है, अगर मान लो मैं डाल रही हूँ उसको मिलीमोल पर लीटर, कंसंट्रेशन बता रखी है, अगर जितनी कंसंट्रेशन कम होगी इलेक्ट्रोलाइट की और वो कोएगुलेशन करा दे तो हमारे लिए तो वो अच्छी बात हो गई। मतलब अगर कम कंसंट्रेशन में ही वो प्रेसिपिटेशन बनवा दे, पीपीटी बना दे और कोएगुलेशन करवा दे, तो मतलब उसकी उतनी ही ज्यादा कोएगुलेटिंग पावर होगी। जितनी कम क्वांटिटी मुझे चाहिए उसमें ही हमारा काम बन रहा है, इट मीन्स द हायर विल बी द कोएगुलेटिंग पावर। तो यहाँ पे मैं एक चीज लिख रही हूँ कि कोएगुलेटिंग वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएगुलेटिंग पावर। बोलो हाँ के ना? यस मैम। यस मैम। या आप इसकी जगह ये भी बोल सकते हैं फ्लोक्युलेटिंग वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लोक्युलेटिंग पावर। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब तुम मेरे एक्सप्रेशन से ही समझ सकते हो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भर भर के तुम्हें इससे क्वेश्चन मिलेंगे, हालांकि अपा भी करेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छा उसके बाद बात आती है, अभी हमने क्या किया, कोएगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सोल। ठीक है, अच्छा मैम लायोफिलिक सोल की भी कोएगुलेशन होती है क्या? हाँ होती है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हो, आप इसको छोड़ भी सकते हो, क्योंकि लायोफिलिक सोल में क्या होते हैं, बेसिकली स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, स्टेबिलिटी किस वजह से होती है, चार्ज की वजह से होती है और सोल्वेशन की वजह से होती है। तो आपको अगर चाहते हो, इफ यू वांट की कोएगुलेशन हो जाए बच्चों लायोफिलिक सोल का, तो आपको चार्ज भी खत्म करना पड़ेगा और सोल्वेशन भी। जबकि लायोफोबिक में हमारे पास क्या था, चार्ज एक फैक्टर था फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक, तो उसमें हमें सिर्फ चार्ज को हटाना था। इसमें हमें चार्ज को भी हटाना पड़ेगा और सोल्वेशन को भी हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि चार्ज को कैसे हटाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट ऐड कराएंगे जैसे उसमें करते थे। ठीक है, ओके। सोल्वेशन को कैसे करेंगे, कोई सुटेबल सॉल्वेंट मिला देंगे, है ना, जिससे वो क्या हो, जो सोल्वेशन जो शीट बनी हुई है
लायोफिलिक सोल के मतलब चारों तरफ जो लिक्विड ने बना दिया, अगर मान लो लिक्विड आपका पानी है तो उसको हटाने के लिए हमने कोई सुटेबल सॉल्वेंट लिया है। इन्होंने सुटेबल सॉल्वेंट का नाम भी दिया हुआ है अल्कोहल एंड एसीटोन। मैं फिर बोलूंगी, इसको आप रहने भी दे सकते हो, नो नीड, बहुत कम, यहाँ से आता ही नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या था, जो ये मैंने ये पूरा पैराग्राफ आपको बताया। ठीक है जी, चलो Yes. ओके, तभी मैंने इसको बोलते ही छोड़ दिया। ये आ जाओ प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड, ये भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं। मान लो जैसे मैं डायग्राम से समझाती हूँ। जैसे मान लो इसमें आपका ये लायोफोबिक सोल है, ठीक है जी, क्या है बच्चे, लायोफोबिक सोल है। ठीक है, इसमें आप क्या डाले जा रहे हो, इलेक्ट्रोलाइट डाले जा रहे हो। हाँ जी, ठीक है। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, ये लायोफोबिक सोल है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट डाले जा रहे हो तो क्या हो रहा होगा, अंदर अंदर क्या हो रहा है, झमाझम क्या हो रही होगी, प्रेसिपिटेशन हो रही होगी, कोएगुलेशन हो रही होगी। लेकिन जो लायोफिलिक सोल होता है वो क्या करता है, इस लायोफोबिक सोल को प्रेसिपिटेट होने से, कोएगुलेट होने से बचाता है। तो वो क्या करता है, लायोफिलिक सोल एक प्रोटेक्शन की तरह काम करता है फॉर लायोफोबिक सोल, क्योंकि लायोफिलिक तो स्टेबल है, उसका भैया अच्छे से हाइड्रेशन हो रखा है, वो स्टेबल है। तो जब आप इसमें लायोफिलिक सोल मिला देते हो तो होता क्या है, ध्यान से सुनना। तो ये क्या कर लेता है, अलग कलर से दिखाते हो, इस तरह से ऐसा लेयर बना लेता है इसके चारों तरफ। तो जब ये लेयर बना लेगा और आप बाहर से इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो इतनी आसानी से तो भैया कोएगुलेशन ना हो पाएगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब जो मैंने ये बोल दिया, इसको एक बार फटाफट देख लेते हैं लैंग्वेज की फॉर्म में कैसे लिखा हुआ है। लायोफिलिक सोल आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक सोल, ये तो हमें पता है। This is due to the fact lyophilic soil are extensively solvated, that is colloidal particle are covered by sheath of liquid, जिसमें उनको डिस्पर्स किया गया है। लायोफिलिक सोल की यूनिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो प्रोटेक्ट करते हैं लायोफिलिक को। फिर देखो ये, इसको पढ़ो और मुझे कंफर्म करो। मैम ये लास्ट में एंड फर्स्ट प्रोटेक्ट द लेटर, मैम ये लायोफोबिक को बचाता है लेटर। हाँ जी, फिर बोलो, फिर बोलो। मैम ये थर्स्ट प्रोटेक्ट द लेटर, मैम लेटर लायोफोबिक सोल को क्या है? समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। मैम नीचे जो सेकंड थर्ड लाइन है ना, द पार्टिकल्स एंड थर्स्ट प्रोटेक्ट द लेटर फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट्स, मैम लेटर हम लायोफोबिक सोल्स को कह रहे हैं। अच्छा ओके, लायोफोबिक के अराउंड ना एक लेयर बन जाती है जो प्रोटेक्ट करती है लायोफोबिक। एक मिनट रुको। हाँ, तो देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ लायोफिलिक सोल इज एडेड टू लायोफोबिक सोल, द लायोफिलिक पार्टिकल्स फॉर्म अ लेयर अराउंड लायोफोबिक पार्टिकल्स एंड दस प्रोटेक्ट द लेटर फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट्स। हाँ, लेटर किसके लिए, लायोफोबिक के लिए, उसी को तो बचा रहा है ना इलेक्ट्रोलाइट से। ठीक है, यस मैम। ओके। लायोफिलिक कोलॉइड्स यूज फॉर दिस पर्पस, इसको हम प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स भी बोलते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। Yes. ठीक है, Yes, ma'am. इसके बाद आता है एक छोटू सा टॉपिक है विच इज योर गोल्ड नंबर। क्या है, यहाँ पे लिखेंगे सारे गोल्ड नंबर। हाँ, ये एनसीईआरटी में नहीं है आप लोगों के। गोल्ड नंबर क्या होता है, डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन में ही छुपा है सब कुछ। द मिनिमम अमाउंट ऑफ, लिखो बच्चे, द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड, द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड इन मिलीग्राम, ध्यान से सुनना, एक एक वर्ड को पकड़ना आप लोगों को, इन मिलीग्राम टू जस्ट prevent the PPT or you can say coagulation by 10 ml of gold sol, by 10 ml of gold sol by 1 ml of, मेरे को भी डेफिनेशन इसकी याद नहीं है लेकिन आपको रखनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनता है। by 1 ml of 10% NaCl। क्या बोल दिया मैम आपने, ध्यान से सुनना। आप क्या कर रहे हो, लायोफिलिक सोल को भेज रहे हो टू प्रोटेक्ट द लायोफोबिक सोल। अगर मान लो, ध्यान से सुनना, जो आप प्रोटेक्टिव कोलॉइड ले रहे हो, यानी कि जो आप लायोफिलिक सोल ले रहे हो, अगर मैं उसका मिनिमम अमाउंट लूं, बस मतलब बहुत कम मिलीग्राम, बहुत कम,
मतलब इतने से ही ग्राम से वो मिलीग्राम, बहुत कम अमाउंट से ही वो क्या कर ले, उसको लायोफोबिक सोल को प्रोटेक्ट कर ले। तो ये तो हमारे लिए बात अच्छी होगी। किससे प्रोटेक्ट कर ले, उसको प्रेसिपिटेशन होने से बचा ले। और इसमें कौन सा लिया है मैंने, गोल्ड सोल लिया है, ठीक है। अच्छा, बाय 1 मोल ऑफ 10% NaCl, NaCl यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है। गोल्ड सोल क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज सोल है, यस मैम। ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा डाला आपने, NaCl डाला। और मिनिमम अमाउंट किसका डाला आपने, लायोफिलिक सोल का, ठीक है। बाय 1 मोल नहीं है वो, 1 ml है, ठीक है, 1 ml ऑफ 10%, ठीक है। यानी कि ध्यान से सुनना कि हमने लायोफिलिक सोल डाला मिलीग्राम, और बहुत कम अमाउंट डालने से ही उसने क्या किया, प्रेसिपिटेशन को रोक लिया। तो वो हमारे लिए अच्छी बात हो गई। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि प्रोटेक्टिव कोलोइड, ध्यान से देखना, प्रोटेक्टिव कोलोइड या प्रोटेक्टिव पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड नंबर। जितना गोल्ड नंबर कम होगा उतनी ही मेरी प्रोटेक्टिंग पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। बोलो, बोल सकते हो ना, जितना गोल्ड नंबर कम उतनी कम अमाउंट में ही काम चल गया। बोलो हाँ के ना। यस मैम। हो गए क्या, अरे यही तो डेफिनेशन बोल रहे हैं वो, मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलोइड इन मिलीग्राम, बस इतना ही डालना कि वो प्रिवेंट कर ले। तो जितना गोल्ड नंबर कम होगा उतना ही तो वो प्रोटेक्टिव जो लेयर है अराउंड द लायोफोबिक सोल वो अच्छा बनाएगा, मतलब उतना अच्छे से वो प्रोटेक्ट कर पाएगा। मैम अगर ज्यादा डाल दिया तो वो कम हो जाएगा फिर उसकी प्रोटेक्टिव पावर। हाँ बिल्कुल, अगर गोल्ड नंबर ज्यादा, यही तो लिखा बच्चों, इसको देख लो ना आप लोग। प्रोटेक्टिव पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड नंबर। अगर गोल्ड नंबर ज्यादा होगा तो प्रोटेक्टिव पावर क्या होगी, कम होगी, ठीक है। यस मैम। चलो ओके, जल्दी से क्वेश्चन करो, फिर मैं आपको कैटालिसिस कराऊंगी। कैटालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जितना भी होगा ठीक है, वरना आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दे दूंगी, बट ट्राई करेंगे हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ओके तो कर लेते हैं इसको, 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी आपको होमवर्क के लिए दे दूंगी, आपका ही काम है ये। क्राफ्ट टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर मिसिल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है जी, यही होती। बी कैसे आएगा बेटा, मैम डी होगा। डी होगा। क्राफ्ट टेम्परेचर इज द टेम्परेचर अबाउट व्हिच मिसाइल्स टेक प्लेस, फॉर्मेशन ऑफ मिसाइल टेक प्लेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट मॉलिक्यूलर पिक्चर व्हाट हैपेंस एट द CMC ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सर्फेक्टेंट। ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है पोलर हेड को, एंड ये जो टेल है वो रिप्रेजेंट कर रही है नॉन पोलर, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, किस तरह से अपने आप को करती है अरेंज, बताओ, कुछ भी मत बोलो। मैम वो आ जाती है। मैम डी होगा ना? डी है मैम। डी है, बी, मैम डी। डी जो लेयर डी, मतलब ये डी वाला होगा, ऑप्शन ए होगा, यस मैम, वही बोला। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ना क्या होगा, ऊपर तो ऐसा ही रहता है कि पानी के अंदर तो पोलर वाला ही आएगा, लेकिन अंदर जाके अपने आप को किस तरह से अरेंज कर लेता है ये आपको दिख रहा है, कल डिटेल में मैंने पढ़ा दिया था आप लोगों को। उसके बाद देखो बच्चा, अरे हाँ ये देखो, टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व व्हेन, कब होता है टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व, जब उसकी मैम डायमीटर, जब उसका डायमीटर जो सिमिलर, जब उसका डायमीटर क्या हो, सिमिलर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज। ये वाला कर लो एक क्वेश्चन, फिर उसके बाद सारा होमवर्क में दूंगी आपको। एज पर हार्डी-शूल फॉर्मूलेशन द फ्लोक्युलेटिंग वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फॉर फेरिक हाइड्रोक्साइड। पहले आपको ये डिसाइड करना है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड कैसा सोल है, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। आपको इसमें फ्लोक्युलेटिंग वैल्यू बतानी है, और तुम्हें पता है फ्लोक्युलेटिंग वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लोक्युलेटिंग पावर। यस मैम। तो जो फ्लोक्युलेटिंग पावर का ऑर्डर होगा वही क्या होगा बताओ, उससे उल्ट अपोजिट ऑर्डर किसका होगा, वैल्यू का होगा। तो जल्दी से मुझे बताओ कि क्या होगा इसका आंसर। हाँ जी, बी। देखो पावर, देखो सबसे ज्यादा किसकी है, यहाँ पे देखो -3 का चार्ज होगा, इस पे 2 माइनस का होगा, तो पावर तो इसकी ज्यादा होगी,
फिर इसकी होगी, फिर इनकी क्या है, इनकी सेम होगी। देखो ना ये Yes. सारे क्या, इधर आओ इधर आओ, कंफ्यूज नहीं होना है तुम लोगों को। ये सारे क्या हैं, AlCl3, मतलब ये इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो Al प्लस 3 प्लस Cl नेगेटिव में टूटेगा। Yes. K को करूंगी तो क्या होगा, K प्लस Br नेगेटिव, ठीक है। KNO3 को करूंगी बच्चे तो क्या होगा, K प्लस NO3 नेगेटिव। देखो सारे के सारे यूनि नेगेटिव आयन है, ठीक है, तो इनकी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। ये आंसर होगा। वैल्यू हो A चाहे होगा। नंबर हो, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, मुझे तो ए लग रहा है, क्योंकि A अगर मैं होगा। ऑप्शन का ऑर्डर देखती तो अपोजिट होता, बट हमसे पूछा वैल्यू, फ्लक्चुएशन वैल्यू या कोएगुलेटिंग वैल्यू, तो उससे क्या होगा, उल्टा काम। क्लियर है सभी को, डाउट Yes, है, नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चे। अच्छा इसका मैंने पहले ही लगाया हुआ है क्या, चलो देख लेते हैं एक बार क्या बोल रहा है ये देखो, ये बोल रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। हमें पता है क्या, कोलॉइड स्कैटर करते हैं लाइट को, यस मैम करते हैं। दे आर लार्जर देन स्मॉल मॉलिक्यूल एंड हैव हाई मोलर मास, बिल्कुल ठीक, एग्रीगेट बना लेंगे, मोलर मास उनका ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, है ना। अच्छा, ऑस्मोटिक नेचर ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज ऑफ हायर ऑर्डर, ये गलत है। least होता है मैम। प्रॉपर्टी तो कम Least order. होती है सॉल्यूशन में, ठीक है। और ये भी बिल्कुल ठीक है, जो रेंज होती है वो 1 से 1000 नैनोमीटर होती है, यस मैम। ठीक है। इसके बाद ये कर लोगे आप लोग, ये देखो ये होमवर्क के लिए मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अपन को कैटालिसिस वाला भी पढ़ना है बच्चे। अगर मैंने वो नहीं कराया ना तो फिर मुझे रिकॉर्डिंग शेयर करनी पड़ेगी, जो कि थोड़ा सा मेरे को खास नहीं लगता। अच्छा ठीक है, तो ये कर लोगे आप। Yes मैम। इसके Yes, आंसर ma'am. अगर पता करने हैं या तो गूगल से क्रॉस चेक कर लेना, पहले खुद कर लेना, वरना ग्रुप में भेज देना, मैं खुद बताती हूँ, ठीक है। देखो कोएगुलेशन में बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे देखो आर्सेनिक सल्फाइड सोल आपको पहले पता होना चाहिए, नेगेटिवली चार्ज सोल होता है, तो इसके लिए कौन सा इफेक्टिव रहेगा सबसे ज्यादा, जिसपे चार्ज ज्यादा होगा ज्यादा और होगा। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। ये तो मेरे को दिख ही रहा है कौन सा होगा, मैम उसका की होगा क्या ऊपर? ठीक है। और ऊपर वाले का क्या है, जो मैंने आपको बोला था एप्लीकेशंस कर लेना, वो वहां से क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। Yes मैम। ओके, इसमें से आपसे करेक्ट ऑप्शन पूछा है, एक बार देख लेना, ये वाला सही लग रहा है कि कोलोइडल पार्टिकल्स इन लायोफोबिक सोल कैन बी प्रेसिपिटेट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है, क्योंकि जो बच्चे थ्योरी वाले चैप्टर होते हैं ना उसमें जनरली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और पूरे चांसेस होते हैं कि हमें चारों के चारों ऑप्शन के बारे में नहीं पता हो। अब मान लेते हैं किसी बच्चे ने एप्लीकेशन नहीं पढ़ा तो उनको ये वाली चीजें नहीं पता होती, लेकिन उनको ये जरूर पता है कि ये तो मैम ने पढ़ाया था और ये तो मेरे को 200% पता है कि कोलोइडल पार्टिकल इन लायोफोबिक सोल कैन बी प्रेसिपिटेट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। मतलब आप श्योर, मतलब 100% कॉन्फिडेंस है कि ये तो ठीक ही होगा, तो आपको बिना देखे उस पर टिक मार्क लगा के आ जाए, ठीक है जी। और मैम ने ये पढ़ाया हुआ है कि ब्राउनिन मोशन इन कोलोइडल सॉल्यूशन इज फास्टर इफ विस्कोसिटी इज लो, ना कि हाई, तो ये भी क्या हाई है, हाई नहीं होगा। क्लियर है। चलो Yes। ये वाले कुछ क्वेश्चन है, ये कर लेना। जैसे देखो गोल्ड नंबर पे क्वेश्चन आया हुआ है, ये देखो ये गोल्ड नंबर पे क्वेश्चन आया है, आपको गोल्ड नंबर दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा प्रोटेक्टिव कोलोइड अच्छा होगा, जिसका गोल्ड नंबर कम होगा। गोल्ड नंबर किसका कम दिख रहा है आपको, जेलेटिन का दिख रहा होगा, चलो A ऑप्शन। खत्म, समझ आ गई। और ये देखो ये कोएगुलेशन से क्वेश्चन है, बस ये करने हैं आप लोगों को, कर लोगे बच्चों, Yes मैम। ठीक है। यस मैम। तो पापा चलते हैं कैटालिसिस पे। कैटालिसिस में कुछ खास बात नहीं है, मतलब तुम बायो के हो ना, कर लोगे बहुत आसानी से, बस मेरी बातें सुनते जाना ध्यान से कि मैं बोल क्या रही हूँ, ठीक है। चलो ओके बच्चे, कैटलिस्ट के बारे में मुझे ज्यादा नहीं बताने की जरूरत है, क्योंकि हमने केमिकल काइनेटिक्स बहुत बार कर लिया है ना, रिवाइज कर लिया, क्वेश्चन कर लिया। तो कैटलिस्ट बेसिकली करता है कि अगर मैं सिंपल आपको कैटलिस्ट की डेफिनेशन दूं तो आप ये बोल सकते हो, सब्सटेंसेस व्हिच एक्सेलरेट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है और खुद में कोई चेंज नहीं आता, मतलब खुद कोई अंदर कुछ मन नहीं करता है, कोई ऐसा नहीं है कि मान लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको चेंज कर दिया, एंथैल्पी को चेंज कर दिया, गिब्स फ्री एनर्जी को चेंज कर दिया, खुद जो है वैसे का वैसे रहता है। और ना ही उसका कोई कम मास चेंज होता है, मतलब आप कोई रिएक्शन करा रहे हो, ऐसा नहीं है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास चेंज हो जाएगा, पहले कम था कैटलिस्ट डालने पे ज्यादा हो जाएगा, तो नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ उसका क्या काम है बच्चे, केमिकल रिएक्शन के रेट को फास्ट करना, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देना बच्चों, कम कर देना, ये काम है कैटलिस्ट का, ठीक है। अच्छा जी, जैसे एक ये रिएक्शन बहुत पॉपुलर रिएक्शन है बच्चे, तुमने अपने मोल कंसेप्ट में पढ़ा होगा, पोटेशियम क्लोरेट को जब आप हीट करते हो
तो आपको KCl और ऑक्सीजन मिलता है। अगर मैं जनरली बात करूं तो ये रिएक्शन स्लो होती है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, देखो ना 653 से 873 केल्विन आपने टेम्परेचर दिया, मतलब ये रिएक्शन जो होती है स्लो होती है जनरली, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब मान लो आप कैटलिस्ट डाल दो, और कैटलिस्ट कौन सा होता है इसमें, ये आपको ध्यान रखना है, MnO2 होता है। तो ये कैटलिस्ट डालने से क्या हो रहा है, देखो कम टेम्परेचर में ही रिएक्शन हो रही है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? से जो पहले जितना टेम्परेचर दे रहे थे हम, उससे कम टेम्परेचर में ही हमारा काम बन रहा है, यानी कि MnO2 क्या है, कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, रिएक्शन को क्या कर रहा है, फास्ट कर रहा है। मास एंड कंपोजिशन जो है इसके रिमेन्स अनचेंज, कोई ज्यादा फर्क नहीं आया, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, अब कुछ प्रोमोटर्स भी होते हैं, कुछ पॉइजन्स भी होते हैं। प्रोमोटर्स बोले तो नाम से ही पता चल रहा है, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को एनहांस करेंगे, और पॉइजन बोले तो जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करेंगे। भाई कैटलिस्ट अच्छा काम कर रहा है, उसको डिमोटिवेट करने वाले आ गए बंदे, भाई तूने पर, ठीक है। जैसे अपने रियल लाइफ में भी देख लो, आप लोग क्या है, आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, एंड मैं क्या कर रहा हूँ, आपकी एक्टिविटी को एनहांस कर रही हूँ, आपको पढ़ा कर, तो मैं यहाँ पे प्रोमोटर की तरह काम कर रही हूँ, ठीक है। जो आपके मतलब ऐसे दोस्त लोग हैं या कोई भी हैं जो मतलब ये बोलते हैं भाई तू तो नहीं कर सकता, तूने ये ले लिया वो ले लिया मेडिकल, तो वो आपके लिए बेसिकली क्या काम कर रहे हैं, पॉइजन की कम कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटी को घटा रहे हैं कि आप अच्छा ना करो, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी रिएक्शन में भी ऐसा होता है बच्चों, प्रोमोटर जो एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट को एनहांस करते हैं। जैसे आपने ये बहुत पॉपुलर रिएक्शन है अपने बच्चे, हेबर प्रोसेस, ठीक है। हाँ नितिका, वो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, रिलेटिव भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है ना, ठीक है। तो हेबर प्रोसेस में आयरन किसकी तरह काम करता है आपका, कैटलिस्ट। और मोलिबेल्टम क्या कर रहा है, उसको प्रमोट कर रहा है, भाई तू ये काम कर, मजे से कर, ठीक है। अच्छा जी, ओके। उसके बाद जैसे देखो, अगर मैं मान लो मैं इसमें H2S डाल दूं, तो वो क्या काम करेगा, वो पॉइजन की तरह काम करेगा, उसकी एक्टिविटी को ही खत्म कर रहा है वो, ठीक है। हाँ, टीचर इज इक्वल टू प्रमोटर। ये देखो गुंजन क्या बोल रहा है, करवाऊं पॉइजन, आ जाए इधर, ठीक है। उसके बाद है बच्चे टाइप ऑफ कैटलिसिस, ये इंपॉर्टेंट है। इस बार एक चीज बताओ, वैसे ना ये माना जाता है कि सरफेस केमिस्ट्री से जो क्या बोलते हैं कोलोइड और एड्सॉर्प्शन वाले टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस बार 2023 में नीट में क्वेश्चन आ गए कैटलिसिस से। उम्मीद ही नहीं थी बच्चे को, बट बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्या सिंपल क्वेश्चन था, ध्यान से सुनो। दो तरह के कैटलिसिस होते हैं, टाइप्स ऑफ कैटलिसिस बता रही हूँ, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में जहाँ पे रिएक्टेंट्स और जो कैटलिस्ट होंगे वो सेम फेज में होंगे। हेट्रोजीनियस में क्या होगा, रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट डिफरेंट फेज में होंगे। जैसे एग्जांपल देख सकते हो आप बच्चों, मैम लर्न करना है क्या, हाँ ध्यान रखना। जैसे देखो इस वाले रिएक्शन में NO कैटलिस्ट की तरह काम करे, और कैटलिस्ट और रिएक्टेंट देखो सेम फेज में, गैसेस फेज में। इसमें देखो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में भी देखो ये लिक्विड फेज में है कैटलिस्ट, जो यहाँ पे HCl एसिड ही आपका कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, और रिएक्टेंट्स भी लिक्विड फेज में है। और यहाँ पे भी देखो ये क्या है, सुक्रोज पढ़ा है, हाइड्रोलिसिस होते तो क्या मिलता है, ग्लूकोज, भूल गए क्या, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। तो यहाँ पे देखो कैटलिस्ट और रिएक्टेंट्स भी क्या है आपके सेम फेज पे, ठीक है जी। चलो उसके बाद हेट्रोजीनियस कैटलिसिस, इधर आओ बच्चों। यहाँ पे देखो जैसे प्लेटिनम देखो इसमें सॉलिड में है, ठीक है, और यहाँ पे गैसेस में है, तो क्या हो गया, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट आपका डिफरेंट फेज में हो गया, ठीक है। अच्छा इसमें क्या है, हेबर प्रोसेस में देखो Fe जो होता है सॉलिड में होता है, देखो डिफरेंट फेज में हो गया। ध्यान रख लेना, ये हेबर प्रोसेस और ये वाला जो मैं बता रही हूँ ऑसवाल्ड प्रोसेस, ये किसके एग्जांपल है, हेट्रोजीनियस कैटलिसिस। डायरेक्ट क्वेश्चन आया होगा इससे, ठीक है। यहाँ पे जनरली जो होता है निकल नहीं होता है, ठीक कर लो इसको, प्लेटिनम होता है। समझ गए, इसमें क्या दिख रहा है ना, साफ साफ देखते देखते समझ में आ रहा है। हेट्रोजीनियस कैटलिसिस में रिएक्टेंट और कैटलिस्ट डिफरेंट फेज में होंगे, होमोजीनियस में रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फेज में होंगे। कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है जी। चलो उसके बाद आता है एड्सॉर्प्शन थ्योरी, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। अब एड्सॉर्प्शन थ्योरी ये आपने शायद बायो में पढ़ी होगी। बेसिकली इसमें जो है कैटलिसिस किस तरीके से होता है हमारा हेट्रोजीनियस कैटलिसिस, उसको एक्सप्लेन करना है। हमें जो थ्योरी पढ़नी है, ओल्ड थ्योरी नहीं पढ़नी है, इंटरमीडिएट थ्योरी नहीं पढ़नी है, हमें ये पढ़नी है मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी। क्या कहती है ये, ध्यान से सुनो।
क्या क्या होता है इसके अंदर, ध्यान से सुनो। मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस, मतलब कैसे काम होता है, मतलब जो रिएक्टेंट है हमारा, हम क्या बोल रहे हैं, आप लोग समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, कि कैटलिस्ट किस तरीके से आपके केमिकल रिएक्शन को फास्ट करते हैं, मतलब खुद कुछ नहीं करते, अपना काम करके वापस रिएक्शन से निकल जाते हैं बाहर, यही पढ़ते हैं हम। तो किस किस तरीके से होता है, आपको कुछ स्टेप्स ध्यान रखने हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो कैटलिस्ट की सरफेस पे जाके क्या हो जाते हैं, एड्सॉर्ब हो जाते हैं। एड्सॉर्ब होने के बाद क्या कर लेते हैं, वो इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन होती है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, वहां से डिसॉर्प्शन हो जाता है। डिसऑप्शन क्या होता है, एड्सॉर्प्शन का रिवर्स मतलब उल्टा प्रोसेस होता है डिसऑप्शन। फिर डिसऑप्शन होने के बाद क्या होता है, कैटलिस्ट तो बाहर निकल जाता है और हमें क्या मिल जाता है, प्रोडक्ट मिल जाता है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? कैसे, जैसे देखो, ये देखो बच्चों, ये आपका कैटलिस्ट सरफेस है जिसमें कुछ क्या है, फ्री साइड्स हैं, जिसको फ्री वैलेंसीज बोला गया है। देख पा रहे हो बच्चों, ये कैटलिस्ट सरफेस है, ये देखो ये फ्री वैलेंसीज है। यहाँ पे जो है आपके क्या होगा, एड्सॉर्प्शन वाला प्रोसेस हो गया, ठीक है। वॉइस ब्रेक हो गई थी। वॉइस ब्रेक हो गई क्या, अभी ठीक है? अब सही। अच्छा ठीक है, बता देना। पहला क्या बोला मैंने, एड्सॉर्प्शन होगा, हो गया। उसके बाद क्या होगा, इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी, बॉन्ड बनेगा, केमिकल रिएक्शन होगी। केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, डिसऑप्शन होगा। डिसऑप्शन का मतलब ये बाहर निकल जाएगा प्रोडक्ट और हमें कैटलिस्ट एज इट इज मिल जाएगा। यानी कि इसने क्या किया होगा, क्या किया इसने, रिएक्शन को फास्ट कर दिया होगा और खुद अपना काम करके बाहर निकल गया। इस तरीके से होता है। मैम यहाँ से क्वेश्चन आता है? नहीं आता है। मैम क्वेश्चन कहाँ से आता है, जो अब बता रही हूँ वहां से क्वेश्चन आता है, प्लीज ध्यान से सुनना। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है आपके कैटलिस्ट के, सॉलिड वाले कैटलिस्ट के, ठीक है, वो वाले इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम दो चीजें पढ़ेंगे, उसकी एक्टिविटी कैटलिस्ट की और उसकी सिलेक्टिविटी, कैसे सिलेक्ट करना है कैटलिस्ट को, कि कौन सी रिएक्शन के लिए कौन सा अच्छा रहेगा कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट की एक्टिविटी क्या है, मतलब कितना ज्यादा वो एक्टिव है जब वो रिएक्शन करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो सबसे पहले हम एक्टिविटी की बात करेंगे। जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी है वो डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ केमिसॉर्प्शन, मतलब जितना ज्यादा केमिकल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा कैटलिस्ट की एक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या है, रिएक्टेंट मस्ट गेट एब्सॉर्ब्ड रीजनेबली स्ट्रॉन्ग ऑनटू द कैटलिस्ट टू बिकम एक्टिव। बात तो सही है ना, रिएक्टेंट अच्छे से एब्सॉर्ब होना चाहिए कैटालिटिक सरफेस पे, अगर आप चाहते हो उसको एक्टिव बनाना, अगर वो आप चाहते हो कि जो आपका कैटलिस्ट है वो अच्छे से काम करे। समझ में आ गया? ठीक है। हाउएवर हाईली स्ट्रॉन्ग एड्सॉर्प्शन मेक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इमोबाइल। अगर एड्सॉर्प्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, मूव नहीं कर पाएंगे, इमोबाइल होंगे, और जो बाकी रिएक्टेंट्स बचे हुए हैं वो ऐसे के ऐसे रह जाएंगे, ठीक है। देखो ना, अदर रिएक्टेंट आर लेफ्ट विद नो स्पेस ऑन कैटालिटिक सरफेस। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे आपने हाइड्रोजनेशन वाली रिएक्शन पढ़ी होंगी, ठीक है, उसमें बोला गया है कि जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है ना, वो ग्रुप 5 और 11 के जो मेटल्स होते हैं उनकी ज्यादा होती है, ठीक है, और ग्रुप जो 7 से 9 वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी भी एक्टिविटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ये ध्यान रखना। कौन कौन से, ग्रुप 5 to 11 जो होते हैं मेटल्स उनकी, और ग्रुप 7 to 9 वाले एलिमेंट्स होते हैं उनकी एक्टिविटी क्या है, ज्यादा होती है हाइड्रोजनेशन के लिए। मतलब वो वाले जो कैटलिस्ट होते हैं वो एक्टिव होते हैं काफी ज्यादा, ठीक है जी। अच्छा मैम, सिलेक्टिविटी का क्या मतलब है बच्चे? कुछ ऐसे कैटलिस्ट होते हैं, मान लो आप कोई रिएक्शन करा रहे हो, मान लो आपके रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट है वो सेम है, जैसे देखो CO और H2, CO और H2, लेकिन अगर आपने इन दोनों रिएक्शन में कैटलिस्ट अलग अलग ले लिए तो अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। यानी कि यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है आपको, कैटलिस्ट की सिलेक्टिविटी, कि आप जो रिएक्शन कराना चाहते हो, ऐसे नहीं कोई भी कैटलिस्ट ले लोगे, सॉरी ऐसा नहीं है कि आप कोई भी कैटलिस्ट ले लोगे, ठीक है। तो एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट टू डायरेक्ट अ रिएक्शन टू यील्ड अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट सिलेक्टिवली, जो चाहिए ना आपको प्रोडक्ट, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको कैटलिस्ट जो है डालना पड़ेगा। सिलेक्टिविटी ऑफ डिफरेंट कैटलिस्ट फॉर सेम रिएक्टेंट कैन बी डिफरेंट, जैसे मैंने आपको बता दिया। सॉरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर देखो बच्चों, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखा है ना, CO और H2, इसमें क्या है, अगर आपका मान लो मिथेनॉल बन रहा है प्रोडक्ट, तो ध्यान रखना उसमें ये होता है, ठीक है जी, ध्यान रखोगे, क्योंकि ये बहुत बार पेपर में आया हुआ है, कॉपर जिंक ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड, तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट होता है। जनरली आई हुई है मिथेनॉल वाली, इसमें कौन सा आप कैटलिस्ट यूज करते हो,
ठीक है जी। चलो ये तो होगी एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी। उसके बाद हम बात करते हैं शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट, मतलब ऐसे कौन से हैं जो कुछ अलग तरीके के कैटलिस्ट हैं। जैसे अब ध्यान से सुनना, एक जो भी रिएक्शन होगी, कैटालिटिक रिएक्शन होगी जिसमें आप कैटलिस्ट डाल रहे हो, वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। कौन सी? जो कैटलिस्ट पे पोर बने हुए हैं वहीं पे तो एब्जॉर्ब होते हैं आपके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल, उस पे डिपेंड करता है कि जो कैटलिस्ट में पोर है, या आप ये भी बोल सकते हो जो उसमें जो साइड्स हैं, वैकेंट साइड्स हैं, आप कैविटीज भी बोल सकते हो, उस पे डिपेंड करता है। और रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स है उनका साइज क्या है उस पे भी डिपेंड करता है। समझ रहे हो? मतलब अगर आप चाहते हो कैटालिसिस हो रहा है, आपकी रिएक्शन हो रही है, तो आप जो कैटलिस्ट ले रहे हो उसका पोर स्ट्रक्चर क्या है और जो आप रिएक्टेंट ले रहे हो उसका साइज क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी रिएक्शन कैसे हो रही है। सबसे अच्छे शेप सिलेक्टिव कैटलिसिस कौन से होते हैं बच्चों? जियोलाइट्स होते हैं। कौन से होते हैं? जियोलाइट। जियोलाइट्स। अब मैम ये जियोलाइट्स क्या सीन है, क्या पंगे हैं ये? देखो, आपने सिलिकॉन का स्ट्रक्चर इस तरह से देखा होगा, SiO2 का, याद करो। यस मैम। इस तरीके से, है ना, देखा होगा इस तरीके से, ठीक है, देखा होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, सिलिकॉन को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या हो जाते हैं, कुछ सिलिकॉन एटम्स को रिप्लेस करके एल्यूमिनियम एटम्स जो हैं वो लगा दिए जाते हैं। इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? जियोलाइट्स बोलते हैं। जियोलाइट्स क्या है बच्चे? दे आर माइक्रोपोरस एल्यूमिनोसिलिकेट्स। ठीक है, जियोलाइट्स क्या है? एल्यूमिनोसिलिकेट्स हैं। 3D नेटवर्क होता है सिलिकेट्स का, जिसके अंदर कुछ सम सिलिकॉन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम एटम और गिविंग ALOSI फ्रेमवर्क नेटवर्क। ठीक है जी, इस पे डिपेंड करता है, अभी मैंने बता दिया, साइज एंड शेप ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल एज वेल एज द पोर एंड कैविटी ऑफ जियोलाइट। अगर आप कोई रिएक्शन करा रहे हो, अगर आप चाहते हो कि जो कैटलिस्ट है वो अच्छे से एक्टिव रहे, तो किस पे डिपेंड करेगा? उसका पोर साइज। अब एक बात बताओ, अगर उसका पोर साइज इतना नहीं है कि रिएक्टेंट अच्छे से आके एब्जॉर्ब कर जाए, तो कैसे होगी वो रिएक्शन? फिर फास्ट नहीं हो पाएगी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है, यस मैम। अच्छा, फिर वो बोल रहा है कि हाउ दे एक्ट एज शेप सिलेक्टिव। शेप सिलेक्टिव क्यों बोला उनको? क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है बच्चे? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखो ये बीच में खाली खाली जगह दिख रही है आपको, ठीक है, दिख रहा है? यस मैम। जियोलाइट अच्छे गुड शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं बिकॉज ऑफ देयर हनीकॉम्ब कैटलिस्ट। अब मैम इसका यूज कहाँ पे होता है जियोलाइट्स का? देखो, एज अ कैटलिस्ट यूज होता है इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री फॉर क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और कहाँ पे यूज होता है? जो इंपॉर्टेंट जियोलाइट है जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज होता है, ZSM5, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और क्या करता है ये? अल्कोहल को डायरेक्टली गैसोलीन में चेंज करता है, इस तरीके से, ये होता है गैसोलीन। ठीक है, इस तरह से हाइड्रोकार्बन होते हैं बाय डिहाइड्रेटिंग देम। तो ये कुछ जियोलाइट के यूज है, ये आप उसमें भी पढ़ते हैं, जो आप 11th में हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ के आए थे, याद करो, उसमें भी आपने सेम, बिल्कुल डिट्टो सेम के सेम पॉइंट आपने किए थे। ठीक है जी, बस ये ध्यान रखना, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, इम्पोर्टेंट। हाँ मैम दिल्ली नहीं पढ़ा नहीं हाइड्रोजन। पढ़ा ही नहीं चैप्टर? नो पढ़ लो उसको, चलो कोई बात नहीं। 11th में जब मैं पढ़ाऊंगी तो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना। जियोलाइट कैटलिस्ट का ध्यान रखना, कौन सा है इंपॉर्टेंट जियोलाइट? ZSM। ठीक है, 5। और क्या करता है? अल्कोहल को डायरेक्टली गैसोलीन में चेंज करता है। उसके बाद आ जाओ, अब सारी बायो है। अब मेरा काम खत्म हो चुका है, अब तुम्हारा काम है समझने का। एंजाइम कैटालिसिस क्या होता है? एंजाइम भी क्या होते हैं बताओ? प्रोटीन्स होते हैं ना, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर मासेस होता है उनका। ठीक है, और आप बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनियस कंपाउंड्स होते हैं विच आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, ये भी क्या होते हैं? कैटलिस्ट होते हैं जो बॉडी में भी बहुत सारी रिएक्शंस कराते हैं। ठीक है, और क्या है? वेयर दे एक्ट एज कैटलिस्ट, कहाँ पे करते हैं? ध्यान से सुनो, मैनी रिएक्शन इन अकर्स इन बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स टू मेंटेन लाइफ प्रोसेस आर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? बायोकेमिकल जाता है। ठीक है, बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस करवाते हैं। अब कौन कौन सी रिएक्शंस करवाते हैं बेटा? यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था नीट में। अब आ जाओ, क्या क्या काम करता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, वैसे आपने किया हुआ है बायो में। अगर मैं शुगर की हाइड्रोलिसिस करा रही हूँ और वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट रहा है, तो उसके लिए एंजाइम कौन सा होता है? इन्वर्टेज। ठीक है, ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में चेंज करा रही हूँ तो उसके लिए एंजाइम क्या होता है? जाइमेज। आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है।
स्टार्च को माल्टोज में करा रहे हो, उसकी हाइड्रोलिसिस करा के एंजाइम को, माल्टोज को ग्लूकोज में करा रहे हो माल्टेज एंजाइम को अमोनिया में चेंज करो तो यूरेज। अगर मान लो आप प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में चेंज करो तो उसके लिए पेप्सिन एंजाइम होता है। और अगर मान लो इंटेस्टाइन में, ये मैं स्टमक की बात कर रही हूँ, इन इंटेस्टाइन प्रोटीन्स को अगर आप अमाइनो एसिड्स में चेंज करते हो तो वो क्या होता है पैनक्रियाटिक। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, तो इसके लिए एंजाइम कौन सा है, लैक्टोबैसिलस। ये सब आई थिंक आपने बायो में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये मैं मान के चल रही हूँ कि मेरे से ज्यादा ये आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है। इनवर्टेज, जाइमेज, डाइस्टेज, माल्टेज। माल्टेज वाला तो इजी है, माल्टोज की हाइड्रोलिसिस कराओगे। यूरेज भी इजी है जब यूरिया की हाइड्रोलिसिस कराओगे, है ना, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कार्ड वाला भी उसके बाद है, हाँ ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है, कोई भी आ सकता है। उसके बाद एंजाइम कैटालिसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। पहली बात है हाई एफिशिएंट होते हैं, है ना। एक मॉलिक्यूल एंजाइम का भैया मिलियन ऑफ रिएक्शंस करा सकता है 1 मिनट में। हाईली स्पेसिफिक, यस मैम। एक बात बताओ, अगर आप मान लो आपका सर दर्द हो रहा है तो क्या बुखार की दवाई खाओगे क्या, नहीं खाओगे। तो ऐसी एंजाइम क्या है, स्पेसिफिक इन नेचर होता है। जैसे एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है, द एंजाइम यूरेज कैटालिसिस द हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया। अगर आप यूरिया की हाइड्रोलिसिस करा रहे हो तो उसके लिए यूरेज एंजाइम चाहिए, उसको रिएक्शन को कैटालाइज कराने के लिए। कोई और अमाइड के लिए आप यूरेज एंजाइम को यूज नहीं कर सकते, यानी कि ईच एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर अ गिवन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि जो आपके एंजाइम का रिएक्शन का जो रेट है, जो वो रिएक्शन करा रहा है, ठीक है, उसका रेट ज्यादा हो तो आपको ध्यान रखना है ऑप्टिमम टेम्परेचर पे भैया काम करता है मस्त मजे से एंजाइम। ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना, 298 to 310 केल्विन। ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है अराउंड 310 केल्विन के अराउंड होता है, तो ये इज सूटेड फॉर एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन। और पीएच पे भी, अब पीएच कितनी होनी चाहिए, 5 से 7, याद रखिए। और आपको लग भी रहा होगा इम्पोर्टेंट, आपसे पूछ सकते हैं पीएच कितनी होनी चाहिए और ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अगर टेम्परेचर इसके अलावा आ जाए, ऑप्टिमम टेम्परेचर के अलावा, तो भैया वो डिक्रीज कर, तो समझ रहे हो बॉडी में कितना कुछ चल रहा है भाई। और ऐसा नहीं कुछ भी कर रहे हैं आप, नहीं नहीं नहीं, हर चीज के लिए देखो ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच, ये सब, ठीक है। अच्छा, जैसे आपके मैंने बताया था प्रोमोटर होते थे और क्या होते थे आपके पॉइजन होते थे। ऐसे कोएंजाइम होंगे और इसमें इनहिबिटर होंगे, पढ़ लोगे इसको। कोएंजाइम जैसे रिएक्शन को फास्ट करेंगे और जैसे एक्टिवेटर्स लाइक सोडियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, कॉपर, ये क्या करेंगे, एक्टिवेटर्स की तरह काम करेंगे, ठीक है। ऐसे इनहिबिटर्स भी होते हैं। इनहिबिटर्स कौन से होते हैं, ड्रग्स होते हैं, ठीक है, ड्रग्स होते हैं। तो ये देखो क्या लिखा हुआ, यूज ऑफ मैनी ड्रग्स इज रिलेटेड टू देयर एक्शन एज एंजाइम इनहिबिटर्स इन द बॉडी, ठीक है। कैसे करते हैं, पढ़ाने की जरूरत है क्या, एक बार देख लो फिर कहोगे। लाइक ऑर्डिनरी कैटलिस्ट, एंजाइम्स आर आल्सो इनहिबिटेड और पॉइजन्ड बाय प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। इनहिबिटर्स और पॉइजन क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं विद एक्टिव फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं, किस पे, एंजाइम सरफेस पे। आपने पढ़ा होगा एंजाइम सरफेस पे एक्टिव फंक्शनल ग्रुप होता है, मैं बताऊंगी कौन कौन से होते हैं। उसको क्या करते हैं, या तो उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी एंजाइम की बिल्कुल खत्म कर देते हैं या रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो वो इनहिबिटर्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। और अब हम देखते हैं कि मैकेनिज्म कैसा होता है इसका। जैसे हमने उसमें भी देख लिया कैटलिस्ट का, है ना, कैटलिस्ट पे कुछ साइड्स होती हैं, फिर रिएक्टेंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, फिर इंटरमीडिएट बनता है, फिर डिसऑप्शन होता है। इसमें कैसे होता है, इसमें क्या होता है, देखो कैटलिस्ट है, क्या होगा, उसके सरफेस पे कैविटीज होंगी, हाँ या ना, ठीक है। वहां पे क्या होंगे, कुछ एक्टिव ग्रुप्स भी होंगे लाइक NH2COH, थायोल, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन, हाइड्रोक्सिल, ये सब होंगे। तो ये करेंगे क्या, ध्यान से सुनना। अब क्या होगा, जो कैटलिस्ट, जो सरफेस पे कैविटीज हैं उसमें आके रिएक्टेंट आएंगे, आपको पता है रिएक्टेंट आके अट्रैक्ट करेंगे। और ध्यान रखना, जो रिएक्टेंट आप ले रहे हो, जो मॉलिक्यूल्स ले रहे हो, उसकी जो शेप होनी चाहिए वो कॉम्प्लीमेंट्री शेप की होनी चाहिए जो आपके कैटलिस्ट की। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, मतलब एकदम फिट होना चाहिए, जैसे ताला चाबी एकदम अंदर से अंदर फिट हो जाते हैं एक दूसरे में, वैसे ही, ठीक है। और फिर क्या, लॉक एंड की हाइपोथेसिस का, हाँ वही है ये, ठीक है। जैसे ये देखो ना, ये आपका एंजाइम है, ये आपका रिएक्टेंट है, इनका शेप जो होना चाहिए सबस्ट्रेट का या रिएक्टेंट का क्या होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। देखो जिस जैसे आपका लॉक की एकदम ताले के अंदर चाबी आपने दूसरी ले ली
तो लो Yes, ma'am. भी वही चीज है। अगर शेप कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हुई तो भैया फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसको आप एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो। फिर ये अपना काम करेगा, एंजाइम काम करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा और खुद क्या करेगा, चलता बनेगा। गेटिंग माय पॉइंट और नोट? Yes, ma'am. ठीक है, जैसे ये क्वेश्चंस हैं बेटा, एक बार फटाफट कर लो। जैसे आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिटिक। मैंने कहा था ओसवाल्ड प्रोसेस कैटालिटिक रिएक्शन का एग्जांपल है, हैबर प्रोसेस भी, और वेजिटेबल ऑयल्स की हाइड्रोजनेशन भी। लेकिन जो कंबशन ऑफ कॉइल्स है, दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिटिक रिएक्शन, ठीक है। अभी तो शायद आपको याद नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा उसके लिए एनसीईआरटी में से, ठीक है। ये वाला बताओ। आई नो थोड़ा जल्दी जल्दी हुआ है, बट वो जल्दी जल्दी इसलिए हुआ है क्योंकि आपने ऑलरेडी कैटलिस्ट वाला पार्ट पढ़ा हुआ है। हाँ बताओ सुंदुस। डी। डी होगा ये बिल्कुल। कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट एनी, नॉट करेक्ट पूछा है भाई। नॉट करेक्ट। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम, अरे ये ए आएगा भाई, डी क्यों बोल रहे हो? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को थोड़ी ना कैटलिस्ट चेंज करता है। एंजाइम कैटालिसिस मेनली बायोकेमिकल रिएक्शन, यस। कोएंजाइम्स इंक्रीज द कैटालिटिक एक्टिविटी, बिल्कुल बढ़िया। कैटालिसिस डज, हाँ भाई हमारी रिएक्शन, हम तो रिएक्शन के बीच में डालते हैं ना कैटालिस्ट को, इनिशिएट नहीं करवाता है वो रिएक्शन को, ठीक है ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये अगर जिसने छोड़ दिए ना फिर तो हो लिया काम, क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं। तो आपको बच्चे ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से कैटलिस्ट का क्या काम है। तो TiCl4 का क्या काम है, किसमें यूज होता है? जिगलर नाटा, जिगलर ये पढ़ा हुआ आई थिंक आप लोगों ने, जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन में काम होता है, पढ़ा हुआ है, ठीक है। PDCl2 का कहाँ यूज होता है? बेकर प्रोसेस में। Yes. CuCl2 का कहाँ होता है? आपका डेकन्स प्रोसेस में। ये आएगा भी ऑर्गेनिक में, एक रिएक्शन में शायद मैं पढ़ाऊंगी, नहीं इनऑर्गेनिक में आता है, सॉरी पी ब्लॉक में। और V2O5 में, V2O5 कॉन्टेक्ट प्रोसेस। ये तो सबको पता था, अगर ये पता था फिर भी आप ऑप्शन मार्क कर देते। B होती है। मैम डी होगा। मैम डी होगा ना? अच्छा अच्छा गलत लगा देगा। डी का क्या है बोला मैंने? डी का 3, हाँ ठीक है। ए का 2 हो जाएगा जिगलर नाटा, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3, या करेक्ट। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, बताइए, ध्यान से पढ़ो इसको। एंजाइम्स आर स्पेसिफाइड स्पेसिफिक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट कैन नॉट बी पॉइजन। नहीं भाई पॉइजन तो हो सकते हैं, इनहिबिटर्स है ना। एंजाइम्स आर नॉर्मली हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट दैट आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर रिएक्शन। यही ठीक लग रहा है मेरे को। इससे भी बेटर कोई, एक सेकेंड, इससे भी बेटर कोई मिल सकता है क्या? देखते हैं। एंजाइम आर स्पेसिफिक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट कैन नॉर्मली फंक्शन एट वेरी, ये गलत है। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक, ये सही है। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट सही है, डी वाला सही होता है, ठीक है। बायोकेमिकल कैटलिस्ट होता है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश हुआ मेरी साइड से। आई होप कि, आई नो बोरिंग चैप्टर था, बट मैंने ट्राई किया कि जितना मैक्सिमम आप लोगों को ये समझा पाऊं चैप्टर, उतना अच्छा होगा। Yes.